गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th फिजिक्स के अंतर्गत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक विशेष टॉपिक की, और वो है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है? तो ये बोला जा सकता है कि एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी भी आवेशित कण को त्वरित कराकर एक निश्चित ऊर्जा प्रदान की जाती है, जैसे कि आवेशित कण अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन इत्यादि। तो देखते हैं कि ये दिखता कैसे, इसकी संरचना क्या होती है। चित्र रचना पर हम बात करने जा रहे हैं। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन के बारे में बता दें तो ये वास्तव में क्या होता है, धातु का एक खोखला गोला होता है जिसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। तो वो जैसे ही उसको विभाजित करते हैं वो अंग्रेजी के डी अक्षर की भांति एक आकृति को ग्रहण करता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। अंग्रेजी के डी अक्षर की आकृति को ग्रहण करता है, इसलिए इसको डीज D1 और D2 कहा जाता है। ये डीज कहलाता है, ये D1 और ये D। इन दोनों डीज, ये खोखला गोला होता है तो अर्ध गोला जिसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होता है। दोनों डीज के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होता है, जबकि दोनों डीज के बाहर एक समान, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है उसके बाहर बोला जा सकता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तथा दोनों डीज के मध्य में एक कण स्रोत S होता है, जिससे निरंतर आवेशित कण जो है वो उत्पन्न होते रहते हैं। साथ ही साथ दोनों डीज एक विशेष उपकरण जिसे दोलित्र कहा जाता है, इस दोलित्र की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। अब दोलित्र के बारे में ये बता दिया जाए कि बेसिक तौर पे कि दोलित्र जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत पर कार्य करता है, और हमको अच्छे से पता है कि प्रत्यावर्ती धारा मतलब वह धारा जिसका दिशा और परिमाण प्रतिक्षण परिवर्तित होता है। कहने का मतलब ये चीज़ है कि ये दोलित्र के कारण इसकी दिशा और परिमाण, इसमें जो प्रवाहित धारा होती है उसका दिशा और परिमाण प्रतिक्षण परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार ये हमारा चित्र एवं रचना हो गया साइक्लोट्रॉन का। अब बात कर लेते हैं इसके सिद्धांत की। तो सबसे पहले मैं सिद्धांत, मुख्यतः जो साइक्लोट्रॉन है वो मुख्यतः दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। सबसे पहला सिद्धांत ये है कि जब कोई आवेशित कण किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र पर उस पर बल लगना प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण वो वृत्तीय गति करना प्रारंभ कर देता है। और वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है। यह सिद्धांत का पहला पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट होगा कि जब कोई आवेशित कण किसी विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो विद्युत क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश करता है उसकी ऊर्जा में जो है वो चरघातांक की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि इसकी जो पूरी कार्यविधि है वो दो चीजों पर डिपेंड है, एक समान विद्युत क्षेत्र और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि इसका जो सिद्धांत है वो क्या बोलता है कि जब कोई आवेशित कण किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जबकि अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर बल लगने के कारण वो वृत्तीय गति करना प्रारंभ कर देता है। वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है। अब देख लेते हैं कार्यविधि क्या होगा, किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो कार्यविधि में जैसे ही हम परिपथ ऑन करते हैं तो चूंकि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का एरिया होता है तो इस आधार पर कोई एक डीज जो है वो धनात्मक हो जाएगा, तो उस स्थिति में दूसरा डीज ऋणात्मक होगा। फॉर एग्जांपल यदि D1 धनात्मक हो जाता है तो उस समय D2 ऋणात्मक होता है। अब यदि मान लेते हैं कि जो कण स्रोत है वो धनावेशित कण स्रोत है, तो निश्चित तौर पर धनावेशित कण स्रोत से अगर कोई धनावेशित कण उत्पन्न हो रहा है तो वो सदैव ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होता है। तो S से जो आवेशित कण है वो सीधे के सीधे आकर्षित होगा D2 की ओर, और जैसे ही वो D2 में प्रवेश करता है उसका सामना एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होता है, और जैसे ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करता है तो सिद्धांत का पहला पॉइंट ये बताया गया है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो बल के कारण वो वृत्तीय गति करना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ जो आवेशित कण है वो वृत्तीय गति करना, ये दिखे इस प्रकार से वृत्तीय मार्ग में गति करना प्रारंभ कर देता है। वृत्तीय गति करता हुआ कण जब तक बाहर निकलता है तब तक धारा की दिशा
परिवर्तित हो जाती है और धारा की दिशा परिवर्तित होने का सीधा अभिप्राय ये है कि इस स्थिति में D1 ऋणात्मक और D2 धनात्मक हो जाता है। तो निश्चित तौर पे ये आवेशित कण है जो D2 से बाहर की ओर निकल रहा है वो ऋण प्लेट अर्थात D1 की ओर आकर्षित होगा और आकर्षित होगा, किंतु उस अंतराल में उसका सामना एक समान विद्युत क्षेत्र से होने के कारण उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और वो बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में D1 के अंदर प्रवेश करता है और D1 के अंदर फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो वृत्ति गति करता है, किंतु इस समय वृत्ति मार्ग की त्रिज्या बढ़ जाती है क्योंकि उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो चुकी है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है और तब तक जब तक कि आवेशित कण एक निश्चित ऊर्जा स्तर को प्राप्त नहीं कर लेता। तो इस प्रकार वो उसके अंदर घूमते घूमते जैसे ही आवेशित कण निश्चित ऊर्जा स्तर को प्राप्त कर लिया जाता है तो उसे डीज होते हैं उनसे बाहर की ओर प्रक्षेपित कर लिया जाता है और इस प्रकार किसी भी आवेशित कण को त्वरित कराकर निश्चित ऊर्जा प्रदान की जाती है। और रहा सवाल इसके सूत्रों की, तो सूत्र की स्थापना हम अगले वीडियो में देखेंगे।